नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज सुनेंगे एक नई कहानी जो कि प्रसिद्ध लेखक रूपसिंह चंदेल की एक प्रसिद्ध कहानी जो जिसका शीर्षक है आखिरी खत। लीजिए सुनते हैं कहानी आखिरी खत। 10 की सुबह पहुंच जाऊंगा। बड़े भैया को भी लिख दिया है। स्टेशन से सीधे उन्हीं के पास जाऊंगा। भैया भाभी के साथ उनकी सलाह से आवश्यक खरीदारी कर लूंगा और 11 को उनके साथ गांव आ जाऊंगा। नन्हे ने उन्हें लिखा था, तुम चिंता न करना अम्मा, मैं हर कीमत पर 11 को आ जाऊंगा। 10 दिन पहले आना कठिन है। जैसा कि तुमने लिखा है, कंपनी में काम अधिक है। जुनेजा साहब इतने दिन पहले मुझे छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। मुझ पर भरोसा करते हैं और हाल ही में उन्हें कनाडा में बड़ा ऑर्डर मिला है। रात दिन काम चल रहा है। मेरा रहना आवश्यक है और फिर इतने दिन पहले गांव पहुंचकर करूंगा भी क्या? तुम कहोगी कि शादी से 7 दिन पहले अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नदी, तालाब, कुएं से पास तो बिल्कुल ही नहीं फटकना चाहिए। ये सब बीते समय की बातें हैं। अम्मा, सोचो, एक सप्ताह मैं घर के खूंटे से कैसे बंधा रह सकूंगा? दम घुट जाएगा। अम्मा, गांव में रहता था तब की बात अलग थी, लेकिन इस बार पहले की भांति न होगा। अब जब मैंने शादी करने का मन बना लिया है, तब न पहुंचने की तुम्हारी आशंका निर्मूल है। तुम और पिताजी शादी की तैयारी करते रहो। पैसा की आवश्यकता हो तो पिताजी भैया से ले आएंगे। मैंने 1 महीना पहले उनको 20,000 का ड्राफ्ट भेजा था, खास इसी काम के लिए। लगभग इतना ही लेकर आऊंगा और एक चीज खास तुम्हारे लिए। सोचो, क्या लेकर आऊंगा? थोड़ा सा संकेत दे सकता हूं। जंजीर, झुमके या चूड़ियां। तुम कहोगी कि पिताजी के लिए कुछ क्यों नहीं? तुम जानती हो कि पिताजी मेरी लाई हुई कोई वस्तु शायद ही स्वीकार करें। मेरे प्रति उनकी नाराजगी इन 8 वर्षों में गई नहीं है। याद है तुम्हें, 2 वर्ष पहले मैंने उनके लिए खादी सिल्क का कुर्ता और धोती भेजी थी भैया के हाथों। उन दिनों भैया जोधपुर में थे और छुट्टियों में कानपुर जाते समय भाभी के साथ वे 1 दिन के लिए दिल्ली में रुके थे। ठहरे तो वे अपने चचेरे ससुर के घर थे, लेकिन मुझसे मिलने ओखला आए थे। अब तक पहली और अंतिम बार। उसके बाद भी वो 2 बार दिल्ली ठहरे, लेकिन न मुझसे मिले और न ही सूचना किया। शायद वे भी अब तक मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो भी नहीं सकती, क्योंकि तुम माँ हो और माँ अपने बेटों से कभी नाराज नहीं होती।
खत लंबा था, लेकिन उसके आगे वे पढ़ नहीं सकी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इन 2.5 वर्षों में कितनी ही बार, शायद 20, 25, शायद 50 से भी अधिक बार आंखें साथ नहीं देती, लेकिन जब भी कुछ निकालने के लिए वे संदूक खोलती हैं, उनकी उंगलियां सबसे पहले इस पत्र को टटोलने लगती है, जैसे बड़ी जुगत से उन्होंने एक पर्स में संभाल रखा है। उनके लिए यह नन्हे का अमूल्य दस्तावेज है और अपने जीते वे उसे किसी को भी देने को तैयार नहीं। वे विजेंद्र नाम के अपने उस छोटे बेटे को सदैव नन्हे बुलाती थी। नन्हे के उस पत्र के लिए कितनी ही बार उन्हें पति से प्रताड़ित होना पड़ा है। पति को चिढ़ है इस पत्र से, क्योंकि जिस दिन वे नन्हे का यह पत्र पढ़ती हैं, कम से कम 2 दिनों तक अस्थिर मस्तिष्क रहती हैं, न खाने की सुध और न बनाने की। पति को लगता है कि वे ढोंग कर रही हैं। बड़े बेटे से एक दिन पति ने कहा था, मैं तो अजीज आ गया हूँ, और तुम्हारी माँ की ढंगों से जिस दिन संदूक खोलती है, टेसुए बहाने शुरू कर देती है, जैसे नन्हे इसके टेसुओं से लौट आएगा। आप माँ होते तो इन टेसुओं का अर्थ समझते। उनके मुंह से इतना ही निकलता था कि पति बौखला उठे थे और पीठ पर 2 लातें जमा दी थी। आंतें चित्कार कर उठी थी उनकी, और वे दाहिने हाथ के बल पसर गई थी। बेहतर हो तू भी चली जा उसी के पास, पति चीखे थे। उन्होंने कातर नेत्रों से बड़े बेटे की ओर देखा, किंतु वह नजरें चुराता दालान के बाहर चला गया था। वे बेटे को जाता देखती रही, क्योंकि सोचती रही थी, और आज यही उनका नन्हे होता तो क्या पति उन्हें मार सकते थे। हालांकि यह कोई पहला अवसर न था। सन 53 में उनका विवाह हुआ था। विवाह में वे केवल 3 दिन ससुराल रहीं। उन दिनों के रिवाज के अनुसार तीसरे दिन मामा छोटे भाई के साथ उन्हें लेने आ गए थे। गौने तक वे मायके में रही थी। 1956 में जो एक बार वे ससुराल आई थी, तो कभी कभी ही मायके जाने के अवसर मिले, और तब से उस दिन तक पति ने कितनी बार उन्हें मारा यह उन्होंने कभी नहीं गिना, और कभी अपने माँ बाप से यह शिकायत नहीं की कि ससुराल में उन्हें कोई कष्ट है या उनका पति जाहिल है। वे जानती थी कि गांव में हर दूसरे घर की यही कहानी है, और कहने से भी क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब शायद पति का क्रोध से शिकार होने से वे बच जाएंगी। जो ही कारण अकारण ही होता था। पति कभी घर में अपने भाइयों से उलझते, तो कभी भौजाइयों से, और गुस्सा उतरना उन पर, यानी सत्यवती पर। कभी पति बाहर से जल्दी लौट आते और पति के चूल्हे पर दाल का अधहन ही चढ़ा हुआ है, अर्थात भोजन में देर है, तो सत्यवती की नौबत आ जाती। अब
मार उन पर इतनी असर नहीं होती। शरीर मजबूत हो गया है, कुम्हार के घड़े की भांति चोटें खा खा कर। लेकिन नन्हे जब समझदार हुआ, उनके प्रति पिता के व्यवहार का विरोध करने लगा। इसके लिए उनके साथ कितनी ही बार वह भी पिटा और नन्हे के विरोध के कारण उन्हें दोगुनी मार सहनी पड़ती। तू उसे मेरे विरुद्ध खड़ा कर रही है। याद रख, तुम दोनों को नंगा करके घर से निकाल दूंगा। कोई छदाम के लिए भी नहीं पूछेगा, न बाप न भाई। पति चीखते। वे पीटती रोती, लेकिन मन ही मन खुश होती थी कि घर में कोई तो है जो उनका साथ दे रहा है। उन्होंने बड़े बेटे से आशा की थी, किंतु उसने निराश ही कर दिया था। पिता के समक्ष भीगी बिल्ली बना रहता, जैसा कि आजकल पत्नी के समक्ष रहता है। इसलिए शुरू से वह पिता को प्रिय रहा और नन्हे अपने विद्रोही स्वभाव के कारण पिता के अप्रिय था। नन्हे छोटा ही था। जब बड़ा महेंद्र एयरफोर्स में भर्ती हो गया था। घर में बंटवारा हो गया था और अब भाइयों का बल भी पति के साथ न था। हाई स्कूल आते आते नन्ही का शरीर निखर आया था, नाना की तरह हृष्ट पुष्ट लंबा। जब पति उनके प्रति खूंखार होने लगे, नन्हे बीच में आ जाता और पति ठंडे पड़ जाते। वे अपने भाग्य को सराहने लगी थी, लेकिन ऐसा अधिक दिनों नहीं चला। नन्हे के इंटरमीडिएट की परीक्षा देने तक ही पति चुप्पी साधे रहे। नन्हे की गर्मी की छुट्टियों में महेंद्र गांव आया तो पति ने उसे एकांत में कुछ समझाया और एक रात दोनों मिलकर नन्हे को समझाने का प्रयास किया कि वह आगे न पढ़कर खेती करवाने में पिता की मदद करे। नन्हे आगे पढ़ने की जिद पर अटल। सत्यवती ने नन्हे का पक्ष लेकर महेंद्र से दबी जुबान में कहा, नन्हे की जिंदगी खराब करने पर बाप बेटा क्यों तुले हुए हो? वह पढ़ना चाहता है, तुम लोग खर्च नहीं देना चाहते तो मना कर दो। मैं अपने जेवर बेचकर उसे पढ़ाऊंगी। जेवर तेरे बाप ने बनवा कर दिए थे। और पति जो नन्हे की जिद के कारण अपने क्रोध को जज्ब किए हुए थे, चीखते हुए उनकी ओर बढ़े थे। बड़ा तमाशा दिखता रहा था, लेकिन नन्हे अपने को रोक न पाया। पिता का हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि पति कसमसा कर रह गए। तो तू दूध पिलाए सांप की भांति मुझे ही ढसेगा? पति ने नन्हे पर चीख कर कहा, अभी इसी वक्त निकल जा घर से। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। नन्हे ने पिता का हाथ छोड़ दिया। कुछ देर तक उसने अपने को प्रकृतिस्थ किया था और उसी क्षण घर से निकल गया। उसे रोकने के लिए वे आगे बढ़ी तो पति ने चीख कर कहा था, अगर ड्योढ़ी पार कर दी तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह न रहेगी। और वह अंधेरे में गुम होते नन्हे को देखती रही। कदम ड्योढ़ी से बाहर न निकले थे। नन्हे गया तो महीनों बाद 4 पंक्तियों का
खत आया। उनके नाम की वह दिल्ली में है और एक गारमेंट कंपनी में नौकरी कर रहा है। किस कंपनी में और कहाँ उसने कुछ न लिखा था, लेकिन उनके लिए यह खबर पर्याप्त थी कि वह सही सलामत था। खत हाथ में थामे वे उकड़ू बैठी संदूक में कुछ खोज रही थी। क्या निकालने के लिए संदूक खोला था उन्हें अब याद नहीं आ रहा था। वे फसक्का मारकर बैठ गई थी और बायां हाथ माथे पर रख याददाश्त को टटोलने लगी। नन्हे दिल्ली कैसे पहुंचा यह उसने कभी नहीं बताया। उन्हें अपनी भतीजी से इतना ही पता चला था कि एक दिन अलस सुबह नन्हे उसकी ससुराल पहुंचा था और कुछ देर रुककर दिल्ली में भतीजी के देवर का पता लेकर चला गया था। भतीजी ने बताया था, बुआ कोहुते बताइन का मना किन हाइन नन्हे, पर तुम ही का बताई नहीं ने, कोहुते न कहियो। हमारा देवर उही माँ काम करत है, ठेकेदार हैं, बड़ा नाबा कमाव है, मालिक बहुत मानत है देवर का। ओही ने नन्हे भैया का फिट करवा दी नहीं ने। सुनकर आत्मा को शांति मिली थी। चलो, हाय हाय, खिटखिट खत्म हो गई। न नन्हे घर में रहेगा और न झगड़ा झंझट। रह तो खटका जैसा चाहे करे बड़के और उसके पिता। नन्हे तो चला गया तथा कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म करके बड़के भी चला गया और बड़े के घर से बाहर कदम रखते ही उनकी शामत बजने लगी थी। उठते बैठते पति की जुबान में एक ही बात रहने लगी थी, तूने नन्हे को बिगाड़ दिया, तू इस घर को तबाह करने पर तुली है। तेरे कारण मैं भाइयों से अलग हुआ, घर खेत बंटे, खेती करने लायक होनहार लड़का तेरे कारण बेहाथ हो गया। वे चुप रहती। पति के सारे निराधार आरोप दिल में तहा कर रख लेती। जानती थी विवाद करना शरीर की दुर्गति करवाना होगा, जबकि सच्चाई यह थी कि पति भाइयों से अलग न हुए थे, भाइयों ने ही उन्हें अलग किया था, क्योंकि वे घर खेत का तिनका तक न छूते थे। जब से वे ब्याह करके आई, पति को तहमत बांधे किसी न किसी चौपाल में ताश खेलते, गांजा तंबाकू फूंकते या बतियाते देखा सुना। पति की अकर्मण्यता के उलाहने प्रायः दोनों जेठानियों और जेठों के मुंह सुनती तो मन तड़प जाता। कभी दबी जुबान कुछ समझाना कहना चाहा तो प्रताड़ना मिलती रही। अंततः उन्होंने तय किया कि वे जानवरों के नीचे की सफाई कर गोबर एक और इकट्ठा कर दिया करेंगी और भैंसों के लिए सानी तैयार कर नांद में लगा दिया करेंगी। और एक दिन ठंड भरी सुबह जब सारा परिवार उठा तो देखकर हतप्रभ रह गया कि किसी ने जानवरों के नीचे सफाई कर दी थी और गोबर एक और
सलीके से इकट्ठा कर दिया था। किसने किया होगा? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और तभी भूसौर से छोटकी यानी सत्यवती झाबा में घुस भूसा करने भरने लगी। दोनों जेठ जेठानियों को देख बायां हाथ बढ़ा घूंघट नीचे खिसकाया और सभी के सामने गुजर चबूतरे पर भूसा उलट दिया। झौवा एक और रख दालान में गई और 2 दिन से फूल रही खली की मटकी तथा रातिब उठाए बाहर आई। तब तक सभी सनाका खाए छोटकी को देखते रहे। यह मैं क्या देख रहा हूँ छोटकी? बड़े जेठ की भारी आवाज उनके कानों से टकराई। भूसा के खली और रातिब मिलाते सत्यवती के हाथ एक क्षण के लिए रुके। मन में आया कि कहीं रोज रोज उलाहना सुनते कान पक गए थे, अब उसके और अधिक सुनना वश में नहीं, पागल हो जाऊंगी। लेकिन नहीं कर पाई। क्षणांश के लिए ठिठके हाथ पुनः सक्रिय हो उठे थे। बड़े जेठ को शायद यह अपमानजनक लगा था। उनके टोकने के बावजूद छोटकी सानी बनाए जा रही थी। तुम रोको बड़ी, खुले चबूतरे पर यह लीला मुझे बर्दाश्त नहीं। आखिर माजरा क्या है? हम भी तो जाने, यह इज्जतदार लोगों का घर है, कोई छोटकी का मायका नहीं। खूब इज्जत बची है इस घर की ठाकुर साहब। कौन नहीं जानता कि आपके बिगड़ेल भाई हर दूसरे दिन मुझे रुई की भांति ढूंढते हैं और लोग गली में खड़े हो मेरी सिसकियों पर कान लगा लेते हैं। तब कहाँ चली जाती है आपकी इज्जत? और इस सब की जड़ आप ही हैं। आपने ही खिला खिला कर छोटे भाई को पहलवान बनाना चाहा था। किसी काम को छूने भी न देते थे। ब्याह के बाद क्या मैंने देखा सुना नहीं था? पहलवान तो वह न बने, निकम्मे अवश्य हो गए। उनकी निकम्मी गी और आप झेल पाते नहीं और नौबत बजती रही मुझ पर। कब तक सहेंगे? अब तो यह काम मैं करूंगी। अगर इतना ही इज्जत का ख्याल है तो करवा देखें अपने भाई से। नहीं करवा पाएंगे? और जहां तक मेरे मायके की बात है, आप क्या समझेंगे वहां के कायदे कानून? बस इतना ही समझे कि किसी गलतफहमी में मेरे पिता ने अपनी इस लाडली को इस घर में कसाई खाने से बांध दिया, जिसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहेगा। वे सानी तैयार करती रहीं और मन ही मन विचारों की लहर में बहती रही। बड़े जेठ लाठी ठक ठकाते पैर पटकते चले गए। सत्यवादी को समझाने का भार जेठानी पर छोड़कर उनके पीछे मछले जेठ भी चले गए तो दोनों जेठानियों ने भी गाल बजाते आंगन का रुख किया था। उन्होंने बड़ी को कहते सुना था, अकल मापा पाथर पड़े हैं, अकल माप पाथर पड़े हैं तो कोऊ का समझावे। अब तो छोटे ही समझाएंगे।
और वही हुआ जिसकी उन्हें आशंका थी। सानी भैंसों की नाद में डाल जब वे आंगन में पहुंची, उनके पति जग चुके थे। उस समय छप्परों पर चिड़िया चहचहा रही थी और पिछवाड़े नीम के पेड़ की फुनगी पर सूरज की किरणें आ बैठी थीं। वे हाथ धोने के लिए नामदान के पत्थर पर बैठी और पीठ पर चोट पड़ी जिसकी धमक कलेजे तक पहुंची। वे हुम कर दोनों हाथों के बल ढह गई। पीछे से एक औरत, एक और लात। वे न चीखी न रोई। पति के नथने फड़कारते रहे। कुछ देर लगी उन्हें संभलने में। आज के बाद अगर जानवरों के घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। पति अंगारे उगलते चले गए। आंगन में जेठानियां, भतीजियां और उनका बड़ा बेटा महेंद्र खड़े तमाशा देखते रहे थे। महेंद्र तब 12 साल का और नन्हे बहुत छोटा था। हिम्मत कर वे उठी और हाथ धोकर चौके में जा घुसी थी लड़के के लिए पराठे सेंकने। महेंद्र को स्कूल भेज दूसरे कामों में जुट गई थी। उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया था जैसे कुछ हुआ ही न हो। सारा कुनबा दांतों तले उंगली दबाए देखता रहा था दिन भर उनकी गतिविधियों को। उस दिन के बाद जब जानवरों के घेर की सफाई और भैंसों की सानी का जो जिम्मा उन्होंने अपने सिर ओढ़ा, तो पति की प्रताड़ना सहकर भी उसे जारी रहने दिया। और जब उन्हें लगा कि पानी सिर के ऊपर से कुछ अधिक ही गुजर चुका है, तो एक दिन वे बेफिक्र शेरनी की भांति हो गई थी। मैं जानवरों का घर साफ करती हूँ, कोई गुनाह तो नहीं करती। फिर किस लिए मेरी जान के पीछे पड़े हैं आप पूरे परिवार सहित? यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। आज तक घर की किसी स्त्री ने ऐसा नहीं किया है। फिर आप क्यों नहीं करते यह सब? सबकी सुनते सुनते जब कलेजा छलनी हो गया और आप कान में तेल डालकर बैठे रहे, तभी मैंने हाथ लगाया। आपका या किसी का क्या बिगाड़ रही हूं? क्यों हाथ की खुजली मिटाते रहते हैं? पति पर उनकी बातों का कुछ प्रभाव हुआ। मुझे सुनना पसंद नहीं, मरना पसंद है। मुझे मार डालो और चैन से रहो। एक दूसरे की सुनो और सुनाओ। और यदि तनिक भी शर्म हया बची है और यह महसूस करते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई क्यों करता रहे हमारे परिवार के लिए? फिर कुछ रुक कर बोली थी, एक बात याद रखिए, मैं यहाँ काम न छोड़ूंगी, प्राण छोड़ने को तैयार हूं। पति को जैसे सांप सूंघ गया था। उनके चेहरे की ओर देखते रहे थे। कुछ देर फिर मुड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद वे प्रतिदिन अपने काम को सरंजाम देती रही और घर भी संभालती रही। घर में उनके विरुद्ध दूसरे मोर्चे तैयार होने लगे थे, लेकिन एक बात का सुकून उन्हें रहने लगा था कि इतना सहकार
सहकर भी वे पति को कुछ समझा सकने में सफल रही थी। उस दिन के बाद पति इस प्रसंग पर कुछ न बोले थे और स्वयं भी खेत पात के काम में भाइयों का हाथ बटाने लगे थे। और जेठ जो घर की इज्जत का सवाल खड़ा कर तमाशा देखते रहे थे, अब मन ही मन खुश थे। उनके जानवरों के घेर का काम संभाल लेने के बाद से सुखवा कोयरी की आधी छुट्टी कर देती थी। उन्होंने कुछ पैसे भी बचे थे और सुखवा की प्रतीक्षा से निजात भी मिली थी। पहले सुखवा फेंकता था घूरे में गोबर और वही बनाता था सानी, लेकिन वह आता इतनी देर से था कि दोनों जेठ खींचते बर्राते रहते। बच्चे जब पाठशाला जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब दूध दुहा जाता, और अब लेकिन इज्जतदार लोगों के उस घर में उनके प्रति सबके मुंह टेढ़े ही रहे और पति के कान भरे जाने का कार्य बदस्तूर जारी रहा। और वे सोचती रहीं, आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि वे अधिक दुनियादार नहीं है? अपने जिम्मे के काम, बच्चों की देखभाल और समय निकालकर रामायण के कुछ पृष्ठों का पाठ जेठानियों की भांति गांव नाते रिश्तेदारों के विषय में जुगाली उन्हें पसंद नहीं। क्या इसलिए? वे सोचती और सिर झटक देती, महेंद्र विजेंद्र पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, मुझे उस दिन के इंतजार में जीना होगा, मर कर भी। पति छोटे मोटे कामों में भाइयों का हाथ बटाने लगे, किंतु संयुक्त परिवार की दृष्टि से वह पर्याप्त न था। वे यह समझती थी, इसलिए उन्होंने अपने को केवल गोबर समेटने या कंडा पाथने तक ही सीमित नहीं रखा। वे पिछोरी ओढ़ी नन्ही को साथ लेती और खेतों में चक्कर भी लगाती। घर तक की बात तो ठीक थी, किंतु खेत खलिहान तक पहुंचे उनके कदम जेठ जेठानियों ने अपनी छाती पर अनुभव किया। छोटकी को तो बिल्कुल नाक कटवाने पर तुल गई है। यह तो हद हो चुकी, हम तो बर्दाश्त न कर पाएंगे। मझले जेठ कुछ नरम रहते, उन्होंने भी मंद स्वर में कहा था। छोटकी ने हमारी गर्दन नीची कर दी सारे गांव के सामने, लेकिन दोष केवल उसी का नहीं है। श्याम बिहारी न खुद संभले और न घर संभाल पाए। श्याम के अलालपने को भी हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? एक दिन जो होना है वह अभी क्यों ना हो जाए? बड़े जेठ तमतमाए चेहरे से बोले थे। फिर श्याम जाने छोटकी के जो मन में आए करती रहे, मुझे क्या ऐतराज? मैं तो महज इसलिए टालता रहा कि अंगारे राख के नीचे जितने दिन दबे रहें उतना ही अच्छा। गांव पर जाहिर होते ही सब हमारी कमजोरियां पकड़ना शुरू कर देंगे। अलग होने का पता लगते ही त्रिभुवन पांडे के चेहरे पर कांटे आएंगे। वह कब से 9 बीघे बगीचे के उत्तरी कोना हजम करने की फिराक में है। मझले की
बात गौर से सुनते रहे थे बड़े। श्याम की कामचोरी खलती ही नहीं, अब तो सालती भी नहीं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम तक तो निभा जाएगी, लेकिन कल्लन को कब तक समझा रखेंगे। मझले ने बड़े की तरफ देखा। कल्लन बड़े का बड़ा बेटा था और उन दिनों 17 पूरे कर रहा था। स्वभाव से उद्दंड और पढ़ाई में मुंहचोर। अब तो हल की मूठ भी थामने लगा था। छोटे चाचा को वह फूटी आंखों नहीं देख पाता और श्याम जब तक उसे लड़ियाने की कोशिश करते रहते हैं। महज अपनी कमजोरी के कारण काम से बचे रहेंगे, इसलिए, और यही कल्लन को पसंद नहीं है। चाचा बहुत दिन खा ली आपने हमारे हराम की, अब न चलेगी। एक दिन कल्लन ने श्याम के लड़ियाने के जवाब में कहा था। श्याम का चेहरा फक कल्लन बैलों की पूंछ उमेट दौड़ा ले गया और श्याम खड़े देखते रहे थे। तो बच्चों के पर उगाए हैं। बड़े जेठ ने मझले की ओर देखा। आशय था कि तुम कहते जाओ, हम सुन रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था कि श्याम के कारण कुछ दबदबा तो है हम लोगों का। उसकी उठ बैठ लठैतों के साथ हैं और त्रिभुवन पांडे जैसों का मुंह बंद रखने के लिए यह भी आवश्यक है। बड़े जेठ कुछ बोले नहीं और मझले उनकी ओर देखते बैठे रहे देर तक, फिर बाहर निकल गए। लेकिन बंटवारे को टाला नहीं जा सका। कारण वे ही बनी थी या बनाई गई थी। उनका हार पतार जाना न जेठ जेठानियों के गले उतर रहा था और न कल्लन को खेतों में जाना उन्होंने भविष्य की दृष्टि में रखकर शुरू किया था। वे जानती थी कि देर सवेर बंटवारा होगा ही और उन्हें वह सब करना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं, बच्चों की परवरिश के लिए। लेकिन बात वही खानदानी इज्जत का सवाल और बंटवारा हो गया। महेंद्र उन दिनों 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। विजेंद्र यानी नन्हे की उन्हें चिंता न थी, क्योंकि 10वीं में पहुंचने में उसे अभी कई वर्ष थे। चिंता थी महेंद्र की, कहीं पढ़ाई में रुकावट न आए। बंटवारे की बात सुनते ही पति श्याम बिहारी ने मानो आसमान से टपके और उन पर बरसने लगे। सारा दोष उनके सिर। उन्होंने सिर नीचे कर लिया था ओले झेलने के लिए और झेल ले गई थी। घर का एक एक सामान 3 हिस्सों में बंट गया था। दोनों जेठों ने पैदाइशी खेत अपने लिए बांट लिए थे। उनके हिस्से आए थे हल्के कमजोर ज्वार बाजरा वाले खेत।
उन खेतों से कभी गेहूं की फसल नहीं ली गई थी। वे तड़फड़ाती रही थी, जिसे कुछ कहना चाहिए था। जब वही भाइयों के समक्ष मिट्टी का माथो बना बैठा था, तब वे क्या कर सकती थी? जो हाथ लगा उसी के लिए अपने को अंदर से तैयार करने लगी। कार्तिक के महीने में हुआ था बंटवारा। ज्वार खड़ी थी खेतों में और 4 बीघे खेत रबी के लिए खाली पड़े थे। अनाज बंटा तो जमा खर्च 4 क्विंटल बेजर मिला था। नकद कुछ भी नहीं, जो था थोड़ा जेवर के रूप में। गोई एक थी, उसका बंटवारा कैसे होता? तय हुआ कि ड्योढ़े से सभी अपने खेत जोत बो लेंगे और फसल बुआई के बाद या तो कोई एक बैल खरीद लेगा और शेष भाइयों को पैसे दे देगा, या बैल बेचकर रकम बांट ली जाएगी। जेठों ने अपने खेत बो लिए, तब भी श्याम ने हल की मूठ नहीं पकड़ी। एक रात दबी जुबान उन्होंने बात चलाई तो श्याम चीख उठे, तू चाहती है मैं बैल बन जाऊं? हाँ, खेत जोतूं? बो खेत जोतने वाले बैल तो नहीं बन जाते। उनका स्वर भी कुछ तेज हो उठा। तू खुद क्यों नहीं कर लेती? मैं जितना करती हूँ उतने से ही घर की इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। आगे वे बीच में ही रुक गई। पहली बार पति से इस प्रकार उलझ रही थी। इज्जत रही ही कहाँ? तेरे कारण सब खत्म हो गया, भाई दुश्मन हो गए और मुझे वह सब करना पड़ेगा जो नहीं किया। मेरे कारण कुछ नहीं हुआ, जो हुआ आपके ही कारण। यदि पहले से खेत पात में हाथ बटा रहे होते तो न खुद सुनते और न मुझे सुनना पड़ता। बंटवारा होता तो आज अपने को जिस अपंग हालत में पा रहे हैं न पाते। उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति उनमें समा गई है और वही उनसे सब कहलवा रही है। महेंद्र और नन्हे की नजरें उनके चेहरे पर चिपकी थी। आज अम्मा को क्या हो गया है? तू ज्यादा बकर बकर तो कर रहे नहीं। मुझे गुस्सा न दिला, अच्छा न होगा। अच्छा हुआ ही कब? गुस्सा आपके नथनों में है तो मेरे दिलाने न दिलाने से क्या होता है? कुछ रुकी थी वे, लेकिन इतना समझ रखिए, ज्वार, लोबिया या अरहर जो खेतों में है उसमें घर न चलेगा और बंटवारे में मिला अनाज का क्या साल भर चलेगा? ढेर सारे खर्चे, बच्चों की फीस, कॉपी किताबें, कपड़े लत्ते, सब कहाँ से होगा? सोच देखिए, फिर जो समझ आए कीजिए। मैं जैसे भी होगा रख लूंगी। आज तक जैसे रही हूं उससे बुरा क्या होगा? लेकिन बच्चों की सोच देखिए। श्याम कुछ ढीले पड़े थे। पहले कभी उन्होंने इतना विवाद नहीं किया था, और किया भी होता तो हल्दी चूना लगाए चारपाई पर पड़ी होती।
कितना नहीं सहा उन्होंने, मुंह से कुछ निकला नहीं कि तमाचा गाल पर। प्यार क्या होता है उन्होंने नहीं जाना। माँ बाप से मिला प्यार उनके लिए आखिरी था, लेकिन पति से किसी स्त्री को जो अपेक्षा होती है वह उन्हें कभी नहीं मिला, और अब इच्छा ही मर गई है। 2 जमात पढ़कर वे यह तो जानती थी कि वे ही खोटा भाग्य लेकर नहीं जन्मी। खोटा भाग्य तो नारी की नियति होती है। पढ़ी लिखी ओहदेदार औरतों की स्थिति पुरुषों के इस समाज में क्या कुछ बदल गई। पुरुष बदलने देंगे तब ना। हमारी नानी परनानी अपने पतियों की बहादुरी के जो किस्से बखानती रही, वही सब तो दोहराया जा रहा है। और क्या यह सिलसिला थमेगा? हम देखने के लिए न होंगे, हम तो सहने के लिए जन्मे हैं। खाक में मिल जाएंगे यूं ही। पति ने उनकी ओर देखा और कहा, तू क्या चाहती है? खेती परती न रहे, मैं ठीक से जोत न पाऊंगा, कभी नहीं की। किसी से बात करके अधाई पर दे दो, अगले साल तक जोतना सीख लो, उन्होंने 2 टूक कहा था। खेत बटाई में दिए गए, लेकिन गृहस्थी वह खो है जहां आवश्यकताओं की हिडिंबा प्रतिक्षण बैठी रहती है। घर के प्रति कुछ गंभीर तो हुए थे श्याम, लेकिन पुरानी आदतों से मुक्ति पा जाने वाले जीव कोई दूसरे ही होते होंगे। खेतों की निराई गुड़ाई में श्याम रुचि लेने लगे थे, लेकिन दरबारगिरी नहीं छूटी। जरा जरा सी बात में उखड़ना पहले की अपेक्षा अधिक हो गया था। उन पर गुस्सा उतारने के अवसर कम अवश्य हुए थे, किंतु खत्म नहीं। और इस तरह गृहस्थी की उधड़ी परतें नहीं सिली जा सकती थी। उन्होंने पिता की दी कमर की जंजीर रेहन रख दी। जब वह पैसा भी खत्म हो गया तो आधा शेर के कड़े दुधिया के घर जा पहुंचे। लेकिन वे हताश नहीं हुई। जेवरों का शौक उन्होंने कभी नहीं पाला था, इसलिए जंजीर और कड़े उनकी संदूक में रहते या दूधिया के घर उनके लिए एक जैसा था। बंटवारे में एक भैंस उनके हिस्से आई थी। वह उन दिनों छुट्टा थी। 4 महीने बाद घर में दूध होने की आशा थी और 4 महीने बच्चे सूखी खाकर स्कूल जाते रहे। दाल कभी कभी ही नसीब होती रही और श्याम यारों दोस्तों के यहाँ कलियां उड़ाते रहे। घर की परवाह करने का जिम्मा उन पर जो डाल रखा था, उस पर तुर्रा यह भी उनके कारण ही श्याम को बाहर खाना पड़ा। सूखी रोटी वे चबा नहीं सकते, लेकिन सालन कहाँ से आए? एक बार उन्होंने पूछ लिया तो बिफर कर बोले थे, जेवर रेहन रखे गए क्या इसलिए कि पेट पर अंगोछा बांधे रहे? जेवर इसलिए नहीं रखे गए कि मलगंजे उड़े। बच्चों का भविष्य सामने है, उन्हें कुछ बनाना है।
भूखे रखकर तू उन्हें लाट साहब बनाएगी और मुझे मरघट भेजने की इंतजाम सोच लिया है। आप चिंता चित्त भी अपनी और पट भी अपनी रखना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि गृहस्थी संभालिए, जो देंगे बनाऊंगी, लेकिन बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर कलियां न खिला सकूंगी। श्याम ने अधिक विवाद नहीं किया, बाहर निकल गए। 4 महीने बीते और भैंस ने पड़िया पैदा की। यह उन्हें शुभ संकेत लगा। मुरझाई गृहस्थी में कुछ रौनक लौटी। 7 दिनों तक दोनों जेठानियां और मोहल्ले वाले ने कतरी खाई। अब वे भैंस की सेवा में लगी, स्वयं जंगल जाती और खेतों से हरियारी चुन लाती। नन्हे साथ जाता और अपने नन्हे हाथों से जारी काटता। कांटे चुभते वे डांटती, लेकिन नन्हे का शौक भैंस की सेवा करने की इच्छा न मानता। भैंस के दूध बढ़ गया। सुबह शाम कोई 8 लीटर दूध। पहले तो उन्हें एक बटलोई दूध थमा दिया जाता था। इतने में ही बच्चे खाएं या पति, वे तो केवल दूर से ही तासीर पाल लेती। स्वाद अब चखने का अवसर मिला था। 4 लीटर दूध दूधिया को नापने लगी और शेष खाने के लिए आधा खाया जाता और आधे से घी बनाती। मट्ठा खुद खाती और मोहल्ले में बांटती। भैंस के दूध ने जंजीर वापस ला दी। इससे श्याम कुछ और ढीले पड़े, लेकिन ऐंठ बरकरार रही थी। तब भी कोई न कोई बहाना ढूंढ हाथ साफ करने से न चूकते। वे सह जाती इस आशा से कि अब यह सब अधिक दिन न चलेगा। महेंद्र बड़ा हो रहा है। बाप के सामने भले ही अभी कुछ नहीं कहता, किंतु आगे स्थिति ऐसी न रहेगी। लेकिन महेंद्र ने कभी पिता को नहीं रोका। माँ को पीटते देख तो नजरें चुराकर बाहर निकल गया और नन्हे छोटा था, इसलिए कस मसा कर रह जाता। एक बार बोला भी, पिताजी आप क्यों अम्मा के पीछे पड़े रहते हो? जब देखो तब। नन्हे आगे कुछ कहता, इससे पहले ही उसके गाल पर तमाचा चटका था। गाल पकड़कर बैठा रहा था। वे नन्हे से लिपट गई, उसका गाल सहलाती रही। सिसकियां थमने पर नन्हे बोला था, अम्मा बड़ा हो जाने दो मुझे। और जब बड़ा हुआ, नन्हे तो विरोध करने पर घर से निकलना पड़ा था। एक बार गया तो 8 वर्षों में केवल 2 बार आया, वह भी उनके बुलाने से। पहली बार तो पिता ने बात नहीं की, लेकिन दूसरी बार 2 महीने पहले जब आया था, इसलिए बात की, क्योंकि नन्हे की शादी करनी थी। खानदान की इज्जत की बात। लड़का सयाना हो गया था और अगर चिंता न करेंगे श्याम बिहारी सिंह तो गांव रिश्ते में नाक कट जाने का भय था। उसके बाद नन्हे घर आते आते उड़नछू हो गया। पत्र हाथ में
खुरखुराया तो उन्होंने उसे उल्टा पलटा और संदूक में पड़े गुलाबी कपड़े को निहारने लगी। यादें किसी बिगड़ी गाय की भांति उनका पीछा कर रही थी। नन्हे के दिल्ली जाने के अगले साल ही महेंद्र का विवाह था। नन्हे कहाँ है, इसका अता पता उन्हें तब तक मिल चुका था। उन्होंने पति से कहा, बड़े भाई की शादी है, नन्हे को खबर दे दे। खबर करे मेरी पनी, कान खोलकर सुन ले। अगर तूने उसे खबर करने की गलती की तो तेरी बारात जाएगी भैरव घाट। महेंद्र तो बाद में ब्याहे जाएंगे। आखिर नन्हे की भी आपका ही बेटा। अत्यधिक दीन हो उठी थी वे, आंसू छलछला आए थे। मेरे लिए वह मर गया। पति की बात सुन उन्हें लगा जैसे उनकी सांस रुक गई है। काश धरती फट जाती। कम से कम वे पति के ये अल्फाज सुनने से तो बच जाती। लेकिन धरती नहीं फटी। वे बैठी टुकुर टुकुर पति के निष्ठुर चेहरे को देखती रही थी। तुझे अगर ज्यादा हमदर्दी है उससे मिलने की तो चली जा दिल्ली। जाऊंगी दिल्ली, जरूर जाऊंगी। नन्हे के पास ही रहूंगी। माँ हूं उसकी। तुम्हारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं, ना हो, मेरे लिए है। और मैं जानती हूं कि नन्हे ही मेरा सहारा होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा था। महेंद्र की शादी हुई शहर में। नन्हे को खबर नहीं हुई, लेकिन उन्हें पता था कि भाई की शादी की सूचना नन्हे को मिल गई थी। नन्हे भी नहीं आया। महेंद्र की शहरी पत्नी को गांव रास नहीं आया और न ही रास आई सास। महेंद्र पहले से ही उनके प्रति कम, पिता के प्रति अधिक लगाव रखता था और पिता गांव की सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर बेटा बहू के आगे पीछे डोलने लगे थे। शायद उसका प्रभाव था या शहरी संस्कार। बहू उनकी अपेक्षा ही करती रही और जब विदा हुई तो कहती गई, अब गांव नहीं आऊंगी। बहू, यही तुम्हारी ड्योढ़ी है। तुम्हारे पति का अपना घर महेंद्र गांव आएगा और तुम नहीं आओगी। यह तो शोभा नहीं देगा। माँ जी, शोभा न देने जैसी कोई बात नहीं। यहाँ मेरा जी नहीं लगेगा। फिर आपके बेटे तो आएंगे ही आपसे मिलने। मैं न आई तो क्या? तुम पति के साथ परदेश रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन पति गांव आए और तुम न आओ तो क्या यह अच्छा लगेगा? और फिर क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हुई? बहू कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, आपकी बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझसे यहाँ रहा न जाएगा। मम्मी के पास बनी रहा करूंगी कानपुर में। ये आपसे मिलने आ जाएंगे। पति की ओर देख बहू बोली थी। उन्हें लगा जैसे अंदर कुछ दरक गया। वे छटपटा कर रह गई थी। महेंद्र इतना बोधा होगा उन्होंने सोचा न था। गांव में रहा तो पिता के मुंह की ओर ताकता रहा और अब पत्नी। वे चुप हो गए। महेंद्र उन दिनों बेंगलोर में था। बहू को साथ ले गया था, लेकिन जाने से पहले लगभग 10 दिन रहकर गया था। धीरे धीरे महेंद्र बहू और ससुराल के प्रभाव में आता चला गया था और जब भी गांव आता तो 2-3 दिन से अधिक नहीं ठहरता। वे जब कहती कि बहू को साथ क्यों नहीं लाता, महेंद्र टाल जाता
और उसके नौकरी छोड़ने से 2-3 वर्ष पहले से स्थिति यह हो गई कि गांव आना ही उसने छोड़ दिया था। पिता को लिख देता कि वह अमुक तिथि को कानपुर पहुंच रहा है और अमुक तिथि तक रहेगा। पिता उससे मिलने शहर चले जाते और 4-6 दिन रहकर आते। इस सब का कारण वे समझ रही थी। महेंद्र को उसके ससुर ने समझाया था कि वह एयरफोर्स की भटकने वाली नौकरी से अवकाश ग्रहण कर ले। वे उसे शहर में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। अवकाश प्राप्ति पर मिली जमा पूंजी से वह छोटी सी जगह खरीद लेगा और एक स्थायी जीवन जी सकेगा। बेटी को वे किसी स्कूल में लगवा देंगे। विवाह के समय महेंद्र की पत्नी बीए थी और बीएड करना चाहती थी। महेंद्र ने योजना पिता को बताई जो उन्हें पसंद आई। नन्हे के जाने के बाद श्याम बिहारी ऊपर से ही भले ही उसके और पत्नी के प्रति कठोर बने रहते थे, लेकिन अंदर से हिलने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि नन्हे और उनके बीच में जो खाई बनी है वह कम न होगी। दोनों बेटों का आंखों से दूर रहना उन्हें खलने लगा था। उन्होंने महेंद्र को प्रोत्साहित किया, सोचकर कि खेती वे वैसे भी संभाल नहीं पाते। नन्हे से आशा थी कि और महेंद्र ने यही चाहा था कि वह खेती देखेगा और महेंद्र नौकरी करेगा। घर संभल ही नहीं जाएगा, गांव के खाते पीते घरों में गिना जाएगा। लेकिन उन दोनों की एक न चली। महेंद्र को माँ से इसी बात की नाराजगी थी कि वे नन्हे को आगे पढ़ाने पर तुली थी। माँ ने ही नन्हे की महत्वाकांक्षा को हवा दी, अन्यथा खेती को लेकर कोई समस्या न होती। यारा सिली सिली बिरहा के रात का जलना, यारा सिली सिली बिरहा के रात का जलना, ओ यारा सिली सिली ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा के रात का जलना, यारा सिली सिली। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा के रात का जलना, यारा सिली सिली। टूटे हुए चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटे हुए चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीते हुए गलियों से फिर से गुजरना, यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा के रात का जलना, यारा सिली सिली। पैरों में न साया कोई, सर पे न साए रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे।
पैरों में न साया कोई, सर पे न साए रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर उजाड़ा है, बाहर उजाड़ा है, अंदर वीराना यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। महेंद्र की योजना से श्याम बिहारी सोचने लगे थे कि महेंद्र शहर में नौकरी करेगा, जो उसके ससुर दिलवा ही देंगे, और सप्ताह में एक दिन गांव आकर खेती करेगा। नन्हे तो गया महेंद्र उनकी नजरों के सामने रहेगा। वे तो नन्हे को जायदाद से बेदखल करने तक के विषय में सोचने लगे थे। आंखें छलछला गई तो उन्होंने आंचल के छोर से पूंछ डाली। बहुत ही जद्दोजहद के बाद नन्हे की शादी निश्चित हुई थी, इटावा के पास एक गांव में। 3 वर्षों से नन्हे उनके आग्रह को टाल रहा था, लेकिन जब तीसरी बार उन्होंने उसे समझाया तो नन्हे उनकी ममता के समक्ष मोम की भांति धीरे धीरे पिघलने लगा था। नन्हे और श्याम के मध्य संवादहीनता कुछ कम हुई थी। उन्होंने महसूस किया था कि नन्हे कुछ सहज हुआ था और पहले की अपेक्षा श्याम की ढीले दिखे थे। उस बार नन्हे 1 सप्ताह रुका था और उन्हीं दिनों विवाह की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। इटावा वाले नन्हे पर मुग्ध थे और उनका आग्रह था कि नन्हे लड़की देख ले, चाहे तो उनके गांव जाकर या इटावा में कहीं। नन्हे न जाने से इनकार किया तो लड़की को कानपुर लाने को तैयार हो गए, जेके मंदिर में दिखाने के लिए। लेकिन नन्हे तैयार नहीं हुआ। लड़की के पिता को उलझन हुई, कहीं विवाह के पश्चात कोई विवाद न पैदा हो, लड़की में कोई कमी बताकर उसका जीवन अभिशप्त न बना दिया जाए। लड़का दिल्ली में रहता है, जहां आए दिन बहुओं को जलाया जाता है, कहीं ऐसा न हो। लड़की के भाई के बार बार आग्रह से उनकी मानसिकता भांप नन्हे ने कहा था, आप लोग सारी आशंकाएं छोड़ शादी की तैयारी करें। देखने दिखाने के दिखावटीपन में मेरा विश्वास नहीं है। जो देख दिखाकर विवाह करते हैं उनके जीवन में क्या गतिरोध नहीं आते, और हमारे यहाँ पहले ऐसी परंपरा नहीं थी, जबकि तब वैवाहिक जीवन अधिक सफल रहते थे। कुछ एक अपवादों को छोड़कर प्रसन्न हो उठे थे नन्हे के विचार सुनकर। उसके ससुराल वाले बोले थे, श्याम भाई
आपका लड़का एकदम हीरा है। श्याम बिहारी मन ही मन सोचते रहे थे, दूसरों के लिए जो हीरा है वह मेरे लिए उसके विपरीत क्यों? नन्हे का पत्र उन्हें दो को मिला था। पत्र पढ़ उन्होंने पति को बताया था कि नन्हे ने महेंद्र के नाम 20,000 रुपये महीना भर पहले भेज दिया है, जाकर ले आइए। तो वे भी बहू बेटे के लिए कुछ खरीद सके। 100 चीज़ों की जरूरत होगी, नेग न्योछावर भी चाहिए होगा, लेकिन पति टालते रहे। आखिर बहुत जोर देने से वे गए और दूसरे दिन ही लौट आए, मुंह लटकाए। महेंद्र ने केवल 5,000 दिए थे और कहा था, नन्हे ने यह कुछ भी नहीं लिखा कि उन पैसों को आपको देना है। कल को आने पर वह विवाद पैदा करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिर धीमे स्वर में कहा था, एक बात यह भी है पिताजी कि शेष पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं, शेयर्स में लगा दिए मैंने, लेकिन आप फिक्र न करें, नन्हे जब आएगा तब तक मैं प्रबंध कर लूँगा। महेंद्र से अधिक कुछ कहते नहीं श्याम, और कहें तो भी उसकी पत्नी के गुर्रा उठने का भय अब सताने लगा है। जब से उसे यह भान हुआ कि नन्हे उनसे खफा रहता है और उसके पति को अधिक चाहते हैं, वह उनकी इस कमजोरी को भुनाने लगी थी। कभी प्यार से पिताजी यह बात वह बात, तो कभी उदंड हो जाती। सच तो यह है कि श्याम घबराने लगे हैं। उससे 5,000 की गड्डी उनके सामने फेंक बोले थे, श्याम महेंद्र ने इतने ही दिए हैं, शेष वह नन्हे को देगा। उन्होंने पति का चेहरा पढ़ने के भाव से उनकी ओर देखा था, लेकिन बोली कुछ नहीं। उन्होंने तो यही समझा था कि यह बड़े बेटे और बाप की मिली चाल है। काफी देर तक वे सोचती रही थी, फिर छुपा कर रखे हुए रुपए निकाले। भैंस का दूध बेचने से प्रति माह कुछ न कुछ बचाती रही थी और पति की जानकारी के बिना उनके पास 6,000 रुपए थे। कुछ रुपए नन्हे वापस जाते समय दे गया था। किसी कंजूस की भांति उन्होंने वे रुपए बचा रखे थे। क्यों न रखे थे ये रुपए? मन में पूछा था। नन्हे की शादी में खर्च करने के लिए ही ना वह अवसर आ गया है। महेंद्र नहीं देता तो न दे, उन्हें तो ये बचाए रुपए खर्च करने ही थे। और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, महेंद्र नहीं देना चाहता न दे, इतने से ही काम चला लूंगी। तू समझी? महेंद्र बेईमानी करेगा नन्हे के पैसों का? पति उखड़ने लगे थे। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। पति घूरते रहे थे उन्हें। वे उठकर अंदर दालान में चली गई थी। नन्हे का पत्र आने के दिन से ही वे दिन गिनने लगी थी। 1 सप्ताह पहले से ही उछाव बधाव शुरू हो गया। वे तो पहले ही महेंद्र की ओर से निराश थी, लेकिन
उसकी बदली परिस्थितियों ने उन्हें और निराश कर दिया। पोते उनकी गोद में खेले बिना ही बड़े होते रहे। बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसी में उन्हें शांति सुख है। महेंद्र की पत्नी नहीं आना चाहती गांव तो न आए, वे भी नहीं जाएंगी शहर। यह सब सोचते उनका दिल तार तार हो उठा। और जब मन में यह भाव आता कि कहीं नन्हे भी शादी के बाद पत्नी का चेहरा देखते ही रंग बदल दे तो, और एक हुक सी उठती अंदर, फिर मन को समझाती नन्हे ऐसा नहीं करेगा, उसके नाना के संस्कार दिखे हैं मुझे। लेकिन उस सब का अवसर ही नहीं मिला उन्हें। 11 की सुबह को दियोल तैयारी कर रही थी। भतीजी को उन्होंने बुला लिया था और वह गेहूं पछोड़ रही थी कि घर के बाहर किसी का स्कूटर आकर रुका। दरवाजे पर खटखट हुई। उन्हें लगा नन्हे आ गया। उन्होंने दियोलों की थाली एक और सरका दी और भतीजे को दरवाजे खोलने के लिए कहा। भतीजी आगंतुक को पहचान न पाई। आवाज दी, बुआ देखो कौ बुलावत है। वे बाहर आई तो देखा महेंद्र का छोटा साला था। अंदर आओ बबुआ। वे अंदर को मुड़ी। महेंद्र के साले की वहीं ठिठका देखकर बोली, क्या बात है बबुआ, बहन की शादी के बाद आज आए हो, रुक क्यों गए, अंदर आओ ना। फिर उसके चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर पूछा, कहाँ से आ रहे हो। महेंद्र का साला फिर भी चुप। उनकी नजरें उसके चेहरे पर आ जा रहे भावों पर पड़ गई। उसका चेहरा मिट्टी हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। उनका दिल कांपने लगा। कहीं नन्हे ने भाई को लिखकर शादी से इनकार तो नहीं कर दिया। कहीं महेंद्र की तबीयत, पोते बहू, एक साथ अनेक कुविचार कौंधे। शादी के बाद महेंद्र की ससुराल वाले झांकने नहीं आए, फिर अवश्य कोई खास बात है। अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, कामकाज का घर है बेटा, सामान आंगन में बिखरा पड़ा है, तुम अंदर आओ, या सकुचा रहे हो तो इधर ही चारपाई डलवा दूं। वे भतीजी की ओर मुड़कर चारपाई चबूतरे पर डालने के लिए कहने ही जा रही थी कि कुएं की अतल गहराई से आती एक लड़के की आवाज सुनाई दी, माताजी आप सबको अभी इसी वक्त कानपुर चलना है, समय अधिक नहीं है। जीजा ने कहा है कि जैसे भी हो तुरंत पहुंचना है। खैरियत तो है बेटा। घबराहट में को छुपाने की असफल चेष्टा की उन्होंने। दिल अत्यधिक गति से धड़कने लगा। यह तो वहीं पता चलेगा। पहली मत बुझाओ बेटा, साफ साफ बताओ। मैं इतनी कमजोर दिल की नहीं हूं। सब बाल बच्चे महेंद्र ठीक। आगे वे बोल नहीं पाए। दिल्ली की कमजोरी ने आवाज पर विराम लगा दिया। उन्हें लगा वे रो देंगी। लड़का चुप रहा। उन्होंने अंदर से अपने को कड़ा किया, तुम्हें देख दिल घबरा रहा है बेटा। माताजी माताजी। उन्हें लगा महेंद्र का साला अंदर से हिला हुआ है। उनकी नजरें उसके चेहरे पर स्थित हो गई। माताजी, नन्हे जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? कब? कैसे? कहाँ है मेरा नन्हे? वे बिलख उठे। रात हुआ था, आप लोग देर न करें। लड़का चारपाई पर न बैठ चबूतरे पर ही बैठ गया। तुम कुछ छुपा रहे हो बबुआ? कितनी चोट आई मेरे नन्हे को? कौन से अस्पताल में? भर्राए गले से आगे शब्द नहीं फूटे। माताजी,
आप चलकर स्वयं देख लेंगी। उसका स्वर ढहा हुआ था। उनकी आंखों के समक्ष अंधेरा छा गया। वे सिर थाम कर बैठ गई और फपक उठी। हाय मेरे नन्हे, क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद उन्हें होश नहीं कि वे कैसे कानपुर पहुंची, टांगे पर कैसे लादी गई, कैसे प्रीतमपुर में जीप में बैठाई गई और शहर पहुंचकर महेंद्र के घर कैसे पहुंची। वे लगभग अर्धमूर्छित थी। जब भी चेतना होती नन्ही की पुकारती। कल्लन एवं उनकी भतीजी साथ थे और सभी अंदर से हिले हुए थे। पहचान की सीमा से परे नन्हे का चेहरा विकृत हो गया था। 10 की सुबह कानपुर पहुंचकर नन्हे सीधे भाई के घर गया था। दिन में भाभी के साथ खरीदारी की थी। माँ के लिए सोने की 4 चूड़ियाँ और भाभी पत्नी के लिए कई हजार के कपड़े। भाई भाभी और भतीजों के लिए भी उसने कई चीजें खरीदी थी। पिता के लिए सिल्क का एक कुर्ता और धोती यह कहकर खरीदी थी कि महेंद्र पिताजी को देंगे, और अपनी ओर से माँ के लिए भी कपड़े खरीदे थे। नन्हे ने पूरा ट्रंक भर गया था कपड़ों से। शादी में खर्च करने के लिए 10,000 रुपये उसने सुरक्षित रखे थे अटैची में। रात उसने भाई के साथ भोजन किया था। भोजन करते 11 बज चुके थे। उसके बाद महेंद्र का स्कूटर लेकर एक मित्र से मिलने जूही गया। आधा घंटे में आता हूँ कहकर, लेकिन नन्हे नहीं लौटा। 12 देवी चौराहा क्रॉस करते समय वह किसी ट्रक के चपेट में आ गया। मित्र के घर से लौटते समय सड़क के पास और पान के खोखे के पीछे वह जा गिरा था और स्कूटर खोखे के पास। देर रात गश्ती पुलिस ने देखा और सुबह महेंद्र को सूचित किया, और महेंद्र नन्हे के न लौटने पर यह मानकर चादर ताने सो गया था कि वह अपने मित्र के घर ही सो गया होगा। वे कानपुर जाकर भी खाली लौट आए। नन्हे के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। जब पहुंची तब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। मार्चरी में वापस आने पर पति ने उन्हें नन्हे के निकट जाने से रोक दिया। वे दहाड़े मार रोती रही। नन्हे के निकट जाने के लिए तड़पती रही। तुम देख न पाओगी बिट्टू, छाती पर पत्थर रखना पड़ेगा। मान लो नन्हे तुम्हारी कोख में पैदा ही न हुए थे। उनकी भाभी ने छाती से लगा दिलासा देना चाहा। कैसे रख लेती छाती पर पत्थर, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया था, जिस पर वे जान छिड़कती थी, उसके लिए छाती पर पत्थर। कितना कठिन क्षण था वह। जब नन्हे को गंगा घाट की ओर ले जाने लगा, तब वे अपने आप को रोक नहीं पाई। चेहरा नहीं देख पाई तो क्या, जिसे गोद में खिलाया उससे उन्हें वंचित किया जा रहा था। वे भरपूर ताकत लगा दौड़ पड़ी थी नन्हे की लाश की ओर और पसर गई थी उस पर। मैं भी साथ चलूंगी रे, तू तो कहता था अम्मा मेरे साथ चलकर रहना, अब अकेली ही चल पड़ा। उपस्थित लोगों के लिए कठिन हो गया था उन्हें अलग करना। नन्हे चला गया था। रह गई उसकी यादें, उसका अंतिम खत। उन्हें दरवाजे पर
पदचाप सुनाई पड़ी। धोती के छोर से आंसू पोंछ उन्होंने खत को संदूक में बिछे कपड़े के नीचे छुपाया और चीजों को लटने पलटने लगी। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर रश्मि आपके समक्ष हाजिर होगी। धन्यवाद।